गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि खाद और उर्वरक क्या होता है ना। तो दोनों ही खाद और उर्वरक दोनों ही पोषक तत्वों के स्रोत हैं। जब किसी कारणवश किसी खेतों में किसी निश्चित क्षेत्र में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि उस खेत में लगने वाला फसल को उचित मात्रा में पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं हो पाती है। जितनी फसलों को पोषक तत्वों की आपूर्ति होनी चाहिए उसे उस सफिशिएंट क्वांटिटी में वो पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तब क्या किया जाता है, तब उसे हम लोग खाद या उर्वरक के रूप में पोषक तत्वों की सप्लाई की जाती है, जिससे कि फसलों को न्यूट्रिएंट्स मिल सके और उसका उचित ग्रोथ हो सके और उससे उचित मात्रा में पैदावार प्राप्त की जा सके। तो खाद और उर्वरक दोनों ही क्या है, पोषक तत्वों के स्रोत होते हैं। इससे फसलें जो होती हैं पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं पहले कि खाद किसे कहते हैं, है ना। तो खाद क्या होता है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो जैविक प्रकृति में मौजूद जैविक पदार्थों से या उसके अवशेष से, जीवों के अवशेष से बनता है ना। इस खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा होती है। दूसरा जो इसका मेन कैरेक्टर है कि खाद का यूज करने से सॉइल या हमारे एनवायरनमेंट में किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए हमें अपने खेतों में फसलों के लिए अधिकांशतः खाद का यूज करना ही अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स, उर्वरक के तुलना में। अब हम लोग देखते हैं कि ये खाद जो है किस खाद को बनाने में क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहला चीज है कि डिकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल। डिकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल का मतलब हुआ कि सड़े गले प्लांट और एनिमल बॉडी से एनिमल बॉडी को बनाने में, खाद को बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रेटा। एक्सक्रेटा का मतलब क्या होता है, जैसे जंतुओं के या मनुष्य के जो फेसिस होता है या फिर यूरिन होता है उसका भी इसमें यूज किया जाता है। डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरेलू अवांछित पदार्थ होते हैं, जैसे सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, जैसे मीट के बोन्स वगैरह या और दूसरे अवशेष जो घरों से हमारे डेली लाइफ में निकलते हैं उसका भी हम लोग यूज करते हैं। दूसरा क्या है, वेस्ट फ्रॉम क्रॉप्स, जैसे फसलों से जो वेस्ट बच जाता है, जैसे फसलों को काटने के बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है उसका भी यूज किया जाता है। वीड्स या वाटर हाइसेंट, जैसे जलकुंभी वगैरह या दूसरे खरपतवार वगैरह से भी ये खाद बनाया जाता है। खाद बनाने में इन सारे सब्सटेंस का यूज किया जाता है। मेन क्या क्या यूज होता है, जैसे पादप और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उसका यूज किया जाता है। घरेलू जो अवांछित पदार्थ होते हैं, घरों से निकलने वाले डेली लाइफ में जो यूज होते हैं उसका यूज होता है। फसलों का जो अवशेष होता है उसका यूज होता है। जो खरपतवार होते हैं उसका यूज करके हम लोग खाद बनाते हैं, है ना। अब देखो ये खाद जो होता है ना 3 तरह का होता है, ठीक है। खाद कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहला क्या है, फार्मयार्ड खाद, ठीक है। पहले को हम लोग कहते हैं फार्मयार्ड मैन्यूर। फार्मयार्ड मैन्यूर जो होता है जनरली फार्म हाउस से, जैसे कैटल फार्म हाउस से ये जो भी, जैसे एनिमल डंग हो गया, एनिमल यूरिन हो गया, डिकम्पोज्ड फॉडर हो गया, चारा, फॉडर मीन्स चारा। तो ये जो पशुओं का गोबर, पशुओं का मूत्र, पशुओं के बचे हुए खाने का अवशेष, उनको इकट्ठा करके उससे ये फार्मयार्ड मैन्योर बनाया जाता है।
इसमें इसको कैसे क्या किया जाता है ना कि फार्म से, जैसे मान लो कि डेयरी फार्म से, ठीक है, इन सबको जैसे गोबर को, मूत्र को और जो खाने का चारे का जो अवशेष है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है ना। और उसको इकट्ठा करने के बाद उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु या फंगस उसको तोड़ते हैं, है ना। उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसका अपघटन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बनता है, उसी से ये फार्मयार्ड मैन्योर बनता है। और ये फार्मयार्ड मैन्योर में क्या होता है, NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस, यहाँ पर हम लिखते हैं नाइट्रोजन जो होता है 0.5% होता है, फास्फोरस जो होता है 0.2% होता है और पोटेशियम जो होता है 0.5%। ये फार्मयार्ड मैन्योर में इतना परसेंटेज इनका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का होता है। ओके। दूसरा जो है ग्रीन मैन्योर, हरी खाद हम लोग कहते हैं। ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं ना, ये सहायक फसलें होते हैं, मेन फसल नहीं होता है, ये सहायक फसलें होते हैं, फसलें होती हैं। और क्या किया जाता है, इसको ग्रीन खाद को खेतों में उगाया जाता है ना। मेन फसल काटने के बाद जो सहायक फसल होते हैं जैसे बरसिम या ढैंचा, उड़द, मूंग, इसको उगाया जाता है। और लगभग उगने के बाद लगभग 50 से 60 दिनों के बाद, है ना, ये क्या होता है, इसको फिर से हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। मतलब इसको फल लगने से पहले इसको हल चला करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, इसका अपघटन होता है और इससे निकलने वाले कार्बनिक पदार्थ वहाँ के मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे उस मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन मैन्योर, है ना, हरी खाद। ऐसे सहायक पौधे जिसको खेतों में उगाया जाता है ना। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, उसको हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। धीरे धीरे लगभग 2 से 3 सप्ताह में वो उनका अपघटन हो जाता है ना। और उसमें जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उस मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, उस मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरता बढ़ जाती है। ओके। तो हाँ, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ढैंचा होता है, बरसिम होता है, उड़द को भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस ग्रीन मैन्योर के मेन क्वालिटी क्या क्या है, कौन कौन से गुण है जिससे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहला है क्या, लो कॉस्ट, इसमें खर्च क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मिनिमम इरिगेशन, कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है हरी खाद बनाने में। दूसरा क्या है, ग्रो इन एडवर्स कंडीशन, ये जो हरी खादें होती है ना, विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रो कर सकती है, उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होती हैं, है ना। अगला है क्या, नो इफेक्ट ऑफ वीड्स, मीन्स जो दूसरे अवांछित फसलें उसमें उगाते, अवांछित पौधे उसमें उगाते हैं, उनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सब इसके मेन क्वालिटी हैं, है ना। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट हरी खाद से क्या बेनिफिट होता है, ग्रो सॉइल, ये क्या करता है, सॉइल के फर्टिलिटी को, उर्वरता को बढ़ाता है। अगला क्या है, ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हरे पौधे को मिट्टी में मिलाया जाता है तो उसका अपघटन होता है, और अपघटन कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। तो उससे क्या होता है, उस खेत में सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जो फसल के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इम्प्रूव सॉइल कंपोजिशन, है ना, मिट्टी की बनावट में सुधार होता है ना। जैसे उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, जैसे पौधों का अवशेष मिलता है तो उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। तो इस ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से क्या हुआ, मिट्टी की कंपोजिशन में सुधार हुआ,
ठीक है। दूसरा क्या है, इंक्रीज नाइट्रोजन इन सॉइल। जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, तो क्या होगा, ऐसे सूक्ष्म जीव भी बढ़ेंगे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है ना। जब नाइट्रोजन के फिक्सेशन करने वाले सूक्ष्म जीव उसमें मौजूद रहेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन की क्वांटिटी उस खेत में बढ़ेगी। तो ग्रीन मैन्योर से ये सारे बेनिफिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो तीसरा टाइप है वो क्या है, कंपोस्ट, है ना। तीसरा जो टाइप है वो क्या होता है, कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद को बनाने में सबसे पहला चीज हम लोग किस किस चीज का यूज करते हैं, जैसे प्लांट का जो अवशेष होता है, पौधों का जो अवशेष होता है, सड़े गले पौधों का अवशेष, डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू अवशेष जो डेली लाइफ में हम लोग घरों में यूज करते हैं, जैसे सब्जियों के छिलका वगैरह, बचे हुए खाद्य पदार्थ वगैरह, फलों के छिलके वगैरह, ठीक है, मीट वगैरह के बचे हुए भाग, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रेटा, मनुष्य के फेसिस या मूत्र वगैरह, फिर एनिमल डंग, जंतुओं के गोबर वगैरह से इस कंपोस्ट खाद को बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है ना कि एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें लेयर बाय लेयर, सतह बाय सतह इसको सभी इन सारे अवांछित पदार्थ को रखा जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है ना। लगभग इस 2 से 3 महीनों के बाद क्या होता है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन सारे उसमें मौजूद सारे कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, फिर उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता है और एक ढेर लगाया जाता है और ज़रूरत हो तो फिर से उसको 1-2 महीने के लिए मिट्टी से ढक करके कंपोस्ट खाद के रूप में तैयार किया जाता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, कंपोस्ट खाद बनता है, ठीक है। दूसरे इसकी मेन क्वालिटी क्या है कंपोस्ट की, इसका लो कॉस्ट, इसको बनाने में खर्च कम होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कंपोस्ट जो होता है वो खेतों में लंबे समय तक उसका प्रभाव, मतलब लंबे समय तक पोषक तत्वों की उपस्थिति बनी रहती है ना। लंबे समय तक उसमें पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। दूसरा, इफेक्टिव स्लोली, जो इसमें पोषक तत्व होते हैं, मतलब इसका खेतों में जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इससे मिट्टी में किसी तरह का कोई पॉल्यूशन, न तो मिट्टी में ही और न हमारे चारों ओर के किसी इन्वायरमेंट में किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये हो गया खाद। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजर, है ना। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, देखो फर्टिलाइजर क्या होते हैं ना, फर्टिलाइजर उर्वरक ये अलग अलग केमिकल सब्सटेंस से बड़े बड़े कारखानों में तैयार किए जाते हैं। अभी जो खाद देखे थे वो जैविक पदार्थों, जीवों के अवशेष से तैयार किए गए, लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है ना ये विभिन्न प्रकार के केमिकल से इसको प्राप्त किया जाता है, बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। ओके, ठीक है। तो ये पोषक फर्टिलाइजर जो होते हैं ना ये किससे तैयार किए जाते हैं, केमिकल से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्टिलाइजर को बनाया जाता है विभिन्न प्रकार के केमिकल से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ये तीसरा चीज़ क्या करता है, इससे
उर्वरक के यूज करने से सॉइल में जल ग्रहण की क्षमता बढ़ती है। सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी बहुत हम लोग कम मात्रा में यूज इन लो क्वांटिटी। ठीक है, यह बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है और इससे क्या होता है, प्लांट्स और उसके पार्ट्स जैसे प्लांट एंड पार्ट्स जैसे फ्रूट, फ्लावर्स, ठीक है, इन सब में वृद्धि यदि हम लोग फर्टिलाइजर का बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं तो यह पौधों की उचित पौधे या उसमें उसके विभिन्न भागों की उचित वृद्धि करने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये फर्टिलाइजर जो होते हैं वो जनरली अधिकांशतः 3 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर जो होते हैं, उर्वरक जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजनी पहला जो है नाइट्रोजनी उर्वरक, दूसरा जो है फॉस्फेटी उर्वरक है ना, और तीसरा जो है पोटासी उर्वरक। ठीक है, मेनली ये 3 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक और पोटासी उर्वरक। नाम से ही स्पष्ट है। नाइट्रोजनी उर्वरक वे उर्वरक जो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे यूरिया है ना। यूरिया, इसमें क्या होता है, इस यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। यूरिया डालने से, खेतों में यूरिया खाद डालने से क्या होता है, पौधों को नाइट्रोजन की सप्लाई होती है। दूसरा है फॉस्फेटी उर्वरक, इसमें हम लोग लेते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट, या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इससे क्या होता है कि पौधों को, फसलों को फॉस्फेट की सप्लाई की जाती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक का नाम है, या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है ना, इससे क्या होता है, पौधों को, फसलों को फास्फोरस का सप्लाई किया जाता है। दूसरा है पोटासी उर्वरक, है ना, इसमें हम लोग पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, या पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। तो ये दोनों, पोटेशियम सल्फेट हो चाहे पोटेशियम नाइट्रेट हो, इससे फसलों को पोटेशियम जो पोषक तत्व होता है उसकी सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये उर्वरक के एग्जाम्पल है। ये 3 तरह के उर्वरक होते हैं और इन सबको, चाहे वो नाइट्रोजनी उर्वरक हो, चाहे वो फॉस्फेटी उर्वरक हो, चाहे वो पोटेसी उर्वरक हो, सभी को डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस से प्रिपेयर किया जाता है। और ये इन सब का प्रिपरेशन कहाँ पर होता है, बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। ओके,
है ना। हाँ, इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग उर्वरक का खेतों में यूज करें तो उसकी मात्रा को ध्यान में रखना चाहिए, न इसकी कम मात्रा हो और न इसकी ज़्यादा मात्रा हो, है ना। कम मात्रा होगा तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा होगा तो खेतों में मौजूद विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और दूसरे जीव पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखें कि खाद और उर्वरक क्या होता है। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स। हाँ जी।